हेलो दोस्तों, आज हम सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सूर्य की। तो दोस्तों, इसकी अनुमानित आयु यानी अंदाज से 4.5 अरब वर्ष मानी जाती है। 4.5 अरब वर्ष पहले सूर्य की उत्पत्ति हुई थी और इसका व्यास है टोटल मिला करके 13,91,016 13,91,016 किलोमीटर इसकी क्या है, इसका व्यास है। यानी यह व्यास का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 13,91,016 किलोमीटर इसका व्यास है ना। और इसका जो आयतन है वो आयतन है 1.986 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। यानी इसका आयतन बहुत ज़्यादा है ना। और ये सूर्य की जो औसत घनत्व होता है, इसका औसत घनत्व 1.4 के समथिंग है। औसत घनत्व 1.4 के समथिंग। इसका मतलब हो गया कि ये गैसीय अवस्था में है। कौन सी अवस्था में? गैसीय अवस्था में। और यहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है, सबसे ज़्यादा कितना? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन की जो मात्रा है ना वो कितनी? 71% इसकी हाइड्रोजन मात्रा है, यानी हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है। फिर सेकेंड नंबर पर यहाँ पर पाई जाएगी हीलियम। कौन सी गैस पाई जाएगी? हीलियम। और हीलियम है ना, ये 27% है। 27% यहाँ पर हीलियम है। और इसके अलावा अदर गैसें होती है ना। अब इनके अलावा बाकी की चीज़ें है ना वो सारी गैसीय अवस्था में होती है। और यहाँ पर जो इसकी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो सैलियन विधि के द्वारा निकलती है। कौन सी विधि के द्वारा? सैलियन विधि। दो प्रकार की विधि होती है, दो प्रकार के विखंडन होता है। एक तो सैलियन विखंडन होता है और एक होता है विस्फोट वाला, है ना। तो सैलियन में संश्लेषण होता है ना, जिसमें अपन एक तो संलयन होता है, एक होता है विखंडन। तो विखंडन वाले तो बम होते हैं, जैसे परमाणु बम वगैरह होते हैं, तो उनमें विखंडन होती है। लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिल करके क्या बनाता है? हीलियम बनाता है। तो यहाँ पर है ना सैलियन अभिक्रिया होती है। सैलियन अभिक्रिया के अंदर दो हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। और दोस्तों, इससे अत्यधिक मात्रा में एनर्जी निकलती है। तो यहाँ पर ये हीलियम इनकी बनाने की जो प्रोसेस होती है ना वो लगातार बनती है, जिसके कारण ये प्रकाश के रूप में लगातार एनर्जी का उत्सर्जन करता है। अब देखिए आगे, इसका जो पहले क्रम का जो ग्रह है, प्लेनेट है, वो क्या है? सबसे पहले क्रम पे आता है बुध ग्रह, है ना। इसका जो परिक्रमण काल है, यानी ये जो कक्षा, ये जो लाइनें खींच रखी है ना, इन लाइनों को कहते हैं कक्षा। क्या कहते हैं? कक्षा। जिस पथ के ऊपर ये ग्रह चलते हैं, उस पथ का मतलब यहाँ पे रास्ता है, जिस रास्ते पर ये चलेंगे ना, इसको हम कक्षा कहेंगे। तो इसकी जो कक्षा है ना वो अपने यहाँ से लेकर यहाँ तक चक्कर काटेगा 88 दिन में। कितने दिन में? 88 दिन में। और शुक्र ग्रह ये 225 दिन चक्कर काटने में लगा देगा। 225 दिन चक्कर काटने में लगा देगा। या ऐसे कहो कि अगर हम शुक्र ग्रह पर होते ना तो एक साल में 225 दिन होते हैं। ये पृथ्वी, जिसको नीला ग्रह कहा जाता है, ये 365 दिन में एक चक्कर काट लेता है यहाँ पे सूर्य के चारों तरफ, है ना। 365 दिन में, तो एक साल का 365 दिन के बराबर होता है। अगर हम यहाँ पर इस पे जन्म लेते हैं, कौन सा ग्रह है ये मंगल ग्रह है ना। तो मंगल ग्रह में 687 दिन में एक चक्कर काटता है ये। और दोस्तों, इसके बाद में जो ये मंगल ग्रह और यहाँ पर ये ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। इसके बारे में इसकी कहानी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। पर पहले यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पर है ना 12 साल के अंदर एक बार चक्कर काटता है। यानी 12 साल, इसको एक पूरा चक्कर काटने में 12 साल लगते हैं धरती के। अगर हम इसके ऊपर जन्म लेते हैं तो 12 × 7 = 84, यानी 7 साल में हमारी उम्र पूरी हो जाती है। हम 7 साल के होते ना तब तक उम्र कंप्लीट। ये लो। अब इसके बाद में देखो ये कौन सा ग्रह आ गया? शनि, जिसके ऊपर रिंग बनी हुई है ना, ये शनि ग्रह है। तो शनि ग्रह के ऊपर अगर हम जन्म लेते हो 3 साल के अंदर हमारी पूरी लाइफ इसमें कंप्लीट हो जाती है ना। तो 3 साल यानी 30 या 90, यानी 90 साल एक साल में, यानी एक साल में चक्कर होता है ना इसका, एक साल। तो ये 90 साल में एक साल पूरा होता है ना। तो यहाँ पे 3 साल की अपनी उम्र कंप्लीट हो जाती है। अब दोस्तों ध्यान रखो आगे, अरुण में 84 साल, यानी एक दिन में सब कुछ, सुबह से लेकर के, यानी एक दिन में क्या, एक साल के अंदर सब कुछ हो जाता। धरती पर जैसे एक साल होता है ना, तो यहाँ पर 84 साल का एक साल ही होता है। ठीक है, ये पूरा चक्कर काटता है 84 साल में। और दोस्तों यहाँ पर तो जैसे अपन धरती के 6 महीने और यहाँ पर इसके, यानी ऐसे मान के चलो 665 साल होंगे ना, तब इसके में यहाँ के
धरती के 665 साल। और ये कौन सा ग्रह आ गया, वरुण ग्रह, लास्ट वाला ग्रह कौन सा है, वरुण ग्रह। तो वरुण ग्रह में है ना 165 साल में पूरा एक चक्कर काटता है ना, ये 165 साल में पूरा एक चक्कर काटता है। और सबसे इसकी जो दूरी है ना, दूरी सबसे ज़्यादा दूरी पे स्थित है ये परिक्रमण काल के हिसाब से, तो सबसे लास्ट के अंदर स्थित है। अब देखिए आगे, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसकी बुध ग्रह की। तो दोस्तों ये 59 दिनों के अंदर घूमता है, कितने दिनों में, 59 दिनों में। और सबसे पास का ग्रह है, यहाँ पर खुद का कोई वायुमंडल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं होगा, क्योंकि सूर्य के पास में, तो सूर्य के पास में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो यहाँ पर खुद का कोई वायुमंडल नहीं है। और यहाँ पर कोई उपग्रह भी नहीं है। और यहाँ पर जो अध्ययन करने के लिए एक चीज़ याद रख लेना, मैसेंजर नाम के जो यान है ना यहाँ पर भेजे गए हैं। मैसेंजर कई बार पूछ लेता है कि बुध ग्रह की स्टडी के लिए कौन से यानों का प्रयोग किया गया है, तो मैसेंजर नाम की जो यान है ना यहाँ पर भेज कर यहाँ की स्टडी की जा रही है। ये अंतरिक्ष यान होता है, मैसेंजर नाम का अंतरिक्ष यान यहाँ पर भेजा गया है स्टडी के लिए। कौन से ग्रह के लिए, बुध ग्रह के लिए। अब देखिए आगे दूसरा ग्रह कौन सा आ गया, बुध के बाद में आता है शुक्र। तो दोस्तों ये शुक्र ग्रह ना, ये ग्रीस का जो देवता है उसके उपनाम से प्रसिद्ध है। और ये बुध के बाद में सेकंड वाला तारा है। जैसे ये सूर्य है, सूर्य के बाद में बुध आ गया, बुध के बाद में सेकंड नंबर पे है। और तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी है। पहले नंबर पे बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी। और चौथे नंबर पे कौन सा आ गया, मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह के बाद में कौन सा आ गया, बृहस्पति ग्रह। पृथ्वी के बारे में तो सब जानते हैं, अपने को ज़्यादा कोई बताने की जरूरत नहीं है। सभी यहाँ पर ना जो व्हाट्सअप वगैरह मोबाइल वगैरह चलाते हैं तो पृथ्वी के ऊपर चलाते हैं। अब आगे चलिए मंगल ग्रह। दोस्तों ये लाल ग्रह कहलाता है। कौन सा ग्रह कहलाता है, लाल ग्रह कहलाता है। और यहाँ पर सबसे ये इसका जो लाल रंग है ना वो किसके कारण से होता है, यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है। और आयरन पाया जाता है ना तो यहाँ पर ये रेड कलर का दिखता है। और दोस्तों यहाँ पर इसके बाद में आता है बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह, बृहस्पति ग्रह। ये 5वें नंबर पर है ना, कौन से सूर्य से, 5वें नंबर पर। देख लो 1 2 3 4 और 5, 5वें नंबर पर बृहस्पति ग्रह आ गया। ठीक है, यहाँ ये भी ना हाइड्रोजन और हीलियम का बना है। जो सौरमंडल के सारे ग्रहों को अगर मिला दे, इन सबको मिला करके इकट्ठा कर लेना तो भी इससे कम पड़ जाएगा। ये अकेला फिर भी 2.5 गुना ज़्यादा रहेगा। कहने का मतलब ये सारे के सारे मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते, इतना बड़ा है ये। सारे ग्रहों को अगर मान लो मैं एक साथ इकट्ठा कर दूँ तो भी ये भारी पड़ेगा बृहस्पति ग्रह, फिर भी 2.5 गुना ज़्यादा भारी है। सारे मिलकर भी इसका बराबर नहीं कर पाएंगे, है ना। दूसरी बात है, इसका जो वायुमंडल है उस वायुमंडल में लाल तूफानी चक्रवात उत्पन्न होता है। दोस्तों लाल तूफानी चक्रवात उत्पन्न होता है। और इतना चक्रवात उत्पन्न होता है कि मतलब यहाँ पर कोई इंसान सामान्य रूप से जिंदे नहीं रह पाएंगे। आप इसके अलावा और भी विशेषता है, यहाँ पर सूर्य जितनी मात्रा में एनर्जी देगा सूर्य उससे ज़्यादा मात्रा में विकिरण कर देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना हाइड्रोजन और हीलियम है। और हाइड्रोजन और हीलियम तो वैसे भी है ना संश्लेषण ये संलयन अभिक्रिया के लिए योग करते हैं। तो जैसे इसमें संलयन होगा तो ज़्यादा एनर्जी देगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये बृहस्पति ग्रह ना, ये ग्रह जितनी एनर्जी सूर्य से लेगा उससे ज़्यादा एनर्जी निकालेगा। तो इसका मतलब यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। एक अगली बात और है, यहाँ पर है ना सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य वाली विकिरणें उत्सर्जित होती है, जो लगभग 15 मीटर इसकी तरंग दैर्घ्य के लगभग होती है। तरंग दैर्घ्य ये वाली जो होती है ना, ये सबसे ज़्यादा इसी ग्रह के ऊपर होती है। और दोस्तों इसके अलावा यहाँ का जो वायुमंडल का जो दबाव है, जो इसका दाब होता है, वो दाब इतना ज़्यादा होता है, यानी इस धरती के दाब से 1 करोड़ गुना ज़्यादा दाब है। अगर कोई भी चीज़ यहाँ पर इसके अंदर रख दिया जाए ना, वो पिचक जाएगी बुरी तरह से, दब के मतलब उसका कचूमर निकल जाएगा। कोई भी चीज़ हो भले वो दब जाएगी। वायुमंडल का दाब इतना ज़्यादा होता है यहाँ पर, यानी 1 करोड़ गुना यहाँ पर दाब होता है। आप अंदाज़ा लगा लो कि यहाँ पर है ना कोई चीज़ भी है ना सही ढंग से अगर हम चले जाएंगे तो हम पिचक करके बूंद के जैसे इकट्ठे हो जाएंगे सारे, है ना। तो इतना ज़्यादा दबाव होता है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा दबाव होता है। कम से कम 1 करोड़ गुना ज़्यादा दबाव होता है। हर चीज़ यहाँ पे टूट फूट जाएगी। कोई भी चीज़ अगर आप गाड़ी भी लेके चले जाएंगे तो गाड़ी का पतरा बन जाएगा, है ना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ना तीव्र सेवन हवाएं चलती है, बहुत ज़्यादा मतलब 7 हवाएं चलती है। और यहाँ का जो पलायन वेग है ना, एक चीज़ और याद रखना, यहाँ जो बृहस्पति ग्रह है ना इसका पलायन वेग भी बहुत ज़्यादा है। अगर ये 60 के समथिंग होता है, अगर यहाँ धरती का कितना है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यानी अगर किसी चीज़ को 11.2 की स्पीड से
1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर चले जाए, इस वेग से अगर फेंक दे तो दोबारा धरती पर नहीं आएगी। लेकिन इसके लिए यहाँ पे अंदाजा लगा लो 60 है यहाँ पे, है ना, तो 6 गुना ज़्यादा उसको स्पीड से फेंकना पड़ेगा तब, यानी यहाँ से वापस आना तो बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है। यहाँ से अगर कोई चला भी जाए ना बृहस्पति पे किसी गलती से, तो वापस तो आ ही नहीं पाएगा। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर लाल धब्बे पाए जाते हैं। कैसे धब्बे पाए जाते हैं? लाल धब्बे, देखो ऐसे लाल इसके ऊपर क्या होते हैं? धब्बे होते हैं ऐसे। अब ये कौन सा ग्रह आ गया? शनि। दोस्तों इसके ऊपर है ना रिंग बनी हुई है, ऐसे है ना रिंग बनी हुई है ना। तो ये जो रिंग है ना, कम से कम ये 20 किलोमीटर के लगभग बनी हुई है। कितनी बनी हुई है? 20 किलोमीटर की एक रिंग बनी हुई है। और ये रिंग है ना 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से है ना इस गति भी करती है, ऐसे घूमती भी है ना। तो ये रिंग इसके चारों तरफ ऐसे घूमती है। तो और दूसरा, इसका जो घनत्व है ना बहुत कम है, इतना कम है कि अगर इसको पानी के अंदर डाल देना तो ये तैरने लग जाएगा। और एक बात और याद रख लो दोस्तों, यहाँ पर जो बृहस्पति ग्रह है इसके 67 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 67। और ये जो शनि ग्रह है ना इसके 62 उपग्रह हैं। दोनों के अंदर मुकाबला है। इसके तो 67 चांद दिखेंगे आपको अगर वहाँ पे चले गए तो, और यहाँ पर है ना आपको 62 चांद दिखेंगे। कितने चांद दिखेंगे? 62 चांद। तो सबके अलग अलग है चंद्रमाओं की संख्या। तो दोस्तों मैं आपको एक और बता देता हूँ, देखो यहाँ पर जो बुध ग्रह है इसके कोई उपग्रह नहीं है, और पृथ्वी के ऊपर केवल एक चंद्रमा है। यहाँ पर पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी ये वाली, इसके ऊपर तो केवल एक उपग्रह है ना। और इसके बाद में आ जाइए, पृथ्वी के बाद में आ गया मंगल। मंगल के ऊपर कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं। यहाँ पे मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं। और इसके बाद में मंगल ग्रह के बाद में आ गया बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह कितने? 67 है। बृहस्पति ग्रह के बाद में कौन सा आ गया? शनि। शनि के कितने उपग्रह? 62 है। और इसके बाद में आता है अरुण। अरुण के कितने उपग्रह हैं? 27 है दोस्तों। अरुण के कितने उपग्रह? 27। और फिर आ गया वरुण। वरुण के कितने उपग्रह? 14 उपग्रह हैं वरुण के। टोटल उपग्रह कितने? 14। दोस्तों सारे ग्रह कैसे घूमते हैं? जैसे ये है ना पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन ध्यान रखो, ये है ना सिर के बल घूमता है। जैसे है ना सिर से पैर की ओर ऐसे उल्टा घूमता है। ये ध्रुव से ऐसे स्पिन करता है ऊपर की ओर, बाकी के ऐसे स्पिन करते हैं। बाकी के सारे ऐसे चक्कर काटते हैं ऐसे, है ना। तो ये कैसे चक्कर काटता है? ऐसे ऊपर से नीचे की ओर, है ना, ऐसे ऊपर से नीचे की ओर। यानी ये सारे ग्रह ऐसे चक्कर काटते हैं ऐसे, है ना। तो ये है ना ऊपर के नीचे, ये ध्रुव से उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर घूमता है, ऐसे स्पिन करता है ना। कौन सा ग्रह? अरुण वाला ग्रह। और दोस्तों याद रखना, इसके भी रिंग है। जैसे इसकी रिंग है ना, ऐसे इसकी भी रिंग है, लेकिन इसकी रिंग है ना छोटी छोटी है। इन दोनों के ऊपर रिंग पाई जाती है ना। इन तीनों, ये पीछे वाले हैं ना तीनों रिंगों वाले हैं, तीनों के ऊपर रिंग होती है। और दोस्तों ये जो वरुण ग्रह है ना, वरुण ग्रह, ये हरा ग्रह कहलाता है। वरुण ग्रह कौन सा ग्रह कहलाता है? हरा ग्रह है, हरा ग्रह है। तो दोस्तों इसमें लगभग मैंने सारी चीज़ें ऐसे मैंने कमेंट करने की कोशिश की है। और जो एक बार इसको ना, जैसे आप इसे भी याद कर सकते हो कि जो परिक्रमण काल के हिसाब से मैंने इनको लिखा है। और सबसे भारी कौन सा होता है? तो दोस्तों द्रव्यमान के अनुसार सबसे भारी ये बृहस्पति ग्रह है ना। और परिक्रमण अवधि के अनुसार सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ये बुध। ये सबसे जल्दी चक्कर काट लेता है। और दूरी के हिसाब से अगर कोई पूछ ले आपसे तो सबसे दूर कौन सा है? तो सबसे दूर कौन सा हो गया? वरुण हो गया। तो इसके हिसाब से आप जितने क्वेश्चन बनते हैं ना, आप उन क्वेश्चनों को बना सकते हैं।